नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। 98 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को, यानी कि शतक लगने में सिर्फ 2 दिन की दूरी है। लेकिन जो पहले दिन मांग थी, 98 दिन बाद भी वही मांग। तीनों कानून निरस्त किए जाएं, कृषि कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। कोई हल नहीं निकला है और बातचीत का दौर जो चला था, 12 दौर की बातचीत हुई थी सरकार और किसानों के बीच, अब वो भी ठप पड़ी है। 22 जनवरी को, आज 3 फरवरी हो गई है, 3 मार्च हो गई है, 22 जनवरी को बैठक हुई थी आखिरी। पूरा फरवरी निकल गया, मार्च का महीना भी शुरू हो गया है, लेकिन बातचीत के दरवाजे फिर से खुलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब किसान जो आंदोलनकारी नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, कल मैंने शो किया था, अब वो ताल ठोक रहे हैं, सरकार को, बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। चुनावी चुनौती कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरला। वहां पर बीजेपी को वोट ना डालें, इसका प्रचार प्रसार, साथ ही साथ कानून समझाएंगे और यह प्रचार प्रसार भी करेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो, किसी को भी वोट दे दो। तो क्या अब किसान आंदोलन देश की आने वाली राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला है? और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज दिल्ली, राजधानी दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव के नतीजे आए। 5 सीटों पर यह चुनाव हुए और बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीटें। लेकिन आप कहेंगे, अरे ये तो उपचुनाव थे, 5 ही तो सीट की बात है, अभी तो एमसीडी के चुनाव होंगे, 6 महीने बाद होंगे। इस पर इतनी गाजे बाजे के साथ बात क्यों की जा रही है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। यह एक छोटा चुनाव था, लेकिन क्या एक दिशा मिलती है? क्योंकि पंजाब में चुनाव हुए, निकाय चुनाव हुए और वहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। 7 नगर निगमों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। अबोहर, बठिंडा, बटाला, होशियारपुर, कपूरथला, मोगा और पठानकोट। बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। राजस्थान में भी चुनाव हुए, निकाय चुनाव, और वहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी। टक्कर थी, लेकिन बाजी मार गई कांग्रेस। तो क्या जिन इलाकों में अभी सबसे ज्यादा दखल है, यह बात सरकार भी कहती रहती है, नहीं ये तो पंजाब का आंदोलन है, पंजाब हार गए तो क्या? हरियाणा में भी गूंज सुनाई साफ दे रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ये वो इलाके हैं क्या जहां पर बीजेपी के खिलाफ नाराजगी हो रही है? लेकिन इसके एक पलट तस्वीर भी है, और वो है गुजरात की। गुजरात में भी चुनाव हुए, स्थानीय चुनाव हुए, और तहसील पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने धाराशाही कर दिया विपक्ष को। जिला पंचायत चुनाव में भी यही हाल, और नगर पालिका में भी यही हाल। कांग्रेस तो बिल्कुल हाशिए पर जाती दिखी है, और बीजेपी यह दावा कर रही है कि यहां हमने किसानों को समझाया, बताया, इस कानून के, इन कानूनों के फायदे गिनवाए, और देखिए ग्रामीण इलाकों में भी हमें बम्पर जीत हासिल हुई है। अभी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका बयान भी मैं आपको सुनाने वाला हूं। लेकिन इससे संकेत क्या मिल रहे हैं? क्या 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का इंतजार होगा? 2 मई को वो नतीजे आएंगे, 2 महीने बाद। तो तब तक क्या राजनीतिक रस्साकशी होगी? एक राजनीतिक दंगल होगा? बीजेपी भी क्या 2-2 हाथ करने को तैयार है कि देखते हैं किसानों में कितना दम है। वो हमारे खिलाफ जाकर प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु और केरला पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है बीजेपी। बंगाल की फैक्टर होने वाला है क्या? 294 की 294 सीटों पर किसानों ने ताल ठोक दी है। वो जाएंगे, एक महारैली करने वाले हैं कोलकाता में, और वहां से उनके लोग, उनके ट्रैक्टर्स इन 294 की 294 विधानसभा सीटों पर पहुंच जाएंगे। 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद, कर्नाटक के गुलबर्गा से एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत भी होगी। वो
आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होता हुआ दिल्ली आएगा। 6 तारीख को कुंडली, मानेसर, पलवल जो पेरिफेरल है उस पर जाम लगाया जाएगा। 8 तारीख को किसान दिवस होगा। तो एक पूरी टाइमलाइन संयुक्त किसान मोर्चा ने भी सेट कर दी है। लेकिन ये राजनेता तो है नहीं, खुद कहते हैं कि हमारा गैर राजनीतिक आंदोलन है। तो अब राजनीति में वो कूद तो पड़े हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए उतरे हैं। तो इस हार जीत के खेल में बातचीत, असल मुद्दे कहीं अटक कर तो नहीं रह जाएंगे? ये भी अपने आप में अहम सवाल है। पहले सुनवाता हूं प्रकाश जावड़ेकर गुजरात की जीत को किसानों की जीत, किसानों के समर्थन के चलते मिली जीत कैसे बता रही है। लोगों का नरेंद्र मोदी जी पर प्यार और विश्वास कायम है। इन चुनाव नतीजों का अर्थ है कि विकास और काम के लिए मतदाता वोट करते हैं। इस विजय का अर्थ है कि यह किसानों का वोट है। किसान खेती के सुधारों के साथ है। यह ऐसी विजय नहीं मिली है। कांग्रेस ने पूरे ग्रामीण इलाकों में केवल एक मुद्दा चलाया, खेती के नए कानून। यह तो मूलभूत सुधार, अच्छे सुधार है, किसानों के फायदे में है। गुजरात का वर्डिक्ट आ गया कि यह किसानों के फायदे में है। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान आंदोलन करेगा देश की आगे की राजनीति तय? यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है क्या आज की तारीख में? और चुनावी नतीजों पर अब डिपेंड करेगा कि यह मुद्दा बना रहता है कि नहीं बना रहता है। और आंदोलन का गुजरात में असर नहीं तो क्या बंगाल में होगा? यह भी अपने आप में अहम सवाल है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रकाश चंद्र शर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, सौरभ भारद्वाज को मैं देख पा रहा हूं, आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता, बद्री नारायण चौधरी, भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ संघ है, उनके महासचिव, और 2 किसान नेता मेजर सिंह पूनावाल और योगेंद्र यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। और योगेंद्र यादव, आप चुनावी विश्लेषक भी रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने सोफोलॉजी के मामले में। आज किसान नेता से नहीं, पहले मैं चुनावी विश्लेषक से बात कर रहा हूं, क्योंकि आप चुनाव में तो घुस गए, अब आप बीजेपी को हराने के लिए घुस रहे हैं। तो अब चुनावी हार जीत पर डिपेंड करेगा कि यह आंदोलन रहता है या नहीं रहता। भाई, आपने पिछले जन्म की बात छेड़ दी और पूर्व जन्म वाले किस्से तो अब मुझे याद नहीं रहे। जैसा मैं बार बार कहता हूं, अब मैं भविष्य बताने नहीं, भविष्य बनाने के छोटे से काम में बना रहता हूं। पहली बात, चुनावी राजनीति में नहीं उतरे हैं। आपने ध्यान किया होगा, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं किसे वोट देना है, नहीं देना है, ये बोलना हमारा काम नहीं है। हम केवल और केवल एक बात कहने जा रहे हैं इन 5 राज्यों में कि जिस सरकार ने किसान के विरुद्ध ऐसे कानून बनाए, किसान के कहने के बाद भी उन पर पुनर्विचार नहीं किया, बल्कि किसानों को बदनाम किया, उनकी पगड़ी उछालने की कोशिश की और उनको आज इस तरह के दमन का शिकार बना रही है, उस पार्टी को सजा दीजिए। बस सिर्फ इतना। और क्यों? क्योंकि ना ये संविधान की बात सुनते हैं, ना ये जनता की बात सुनते हैं, ना ये नैतिकता की भाषा समझते हैं, ना ये इंसानियत की भाषा समझते हैं। इन्हें एक ही भाषा समझ आती है, वोट, सीट, चुनाव, सरकार। और ले दे के हर चीज के अंत में तर्क होता है, देखिए हम चुनाव जीत गए, बस बाकी सब बातें छोड़ दीजिए। जिस भाषा में प्रकाश जी बोल रहे थे आज, हालांकि वैसे संजीदा आदमी हैं, इस तरह की हल्की बात की मैं उनसे उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन ले दे के एक ही तर्क होता है, देखिए हम चुनाव जीत गए, इसका मतलब सब कुछ ठीक हो गया। ये भूल जाते हैं कि गुजरात में अगर प्रधानमंत्री को मिला है वर्डिक्ट, तो क्या पंजाब में प्रकाश जावड़ेकर कहेंगे कि प्रधानमंत्री का जादू नहीं है, प्रधानमंत्री अस्वीकार है? प्रकाश जावड़ेकर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों, और ग्रामीण इलाकों में तो कांग्रेस ने अच्छा किया था, इसीलिए ट्रिपल डिजिट फिगर्स में नहीं आ पाई थी बीजेपी। सालों बाद ऐसा हुआ था, 99 पर अटक गई थी। और सौराष्ट्र के इलाकों में जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां एक जबरदस्त गूंज सुनाई दी थी
एक बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। अब ग्रामीण इलाकों में भी वो सुपड़ा साफ कर दें विपक्ष का, वो तो ताल ठोक रहे हैं कि हमने कृषि कानूनों के फायदे गिनवाए और किसानों ने हमें बम्पर वोट दिए। संदीप भाई, कांग्रेस ने क्या प्रचार किया ये आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिएगा। मेरी अपनी समझ ये है, चाहे वो राजस्थान का स्थानीय चुनाव रहा हो जो 2 महीना पहले हुआ था, या कि गुजरात का स्थानीय चुनाव, ये स्थानीय चुनाव किसी केंद्रीय कानून के मुद्दों पे आमतौर पे नहीं लड़े जाते हैं। आप इसे कहें कि गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिया, ये बात बिल्कुल सही होगी। अगर आप इससे कहें कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के बारे में वर्डिक्ट था, उससे पहले ये जांच करना जरूरी होगा कि क्या ये 3 कानून वहां वाकई पंची, सरपंची और स्थानीय निकाय के चुनाव का मुद्दा थे। आमतौर पे नहीं बनते हैं, आप जांच कर लीजिएगा, अगर बने होंगे तो बिल्कुल ये कहना ठीक होगा। आपने कहा कि क्या अब किसान आंदोलन का भविष्य ले दे के सिर्फ चुनाव के परिणाम पे निर्भर करेगा? बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास कई औजार हैं, हर औजार का इस्तेमाल करेंगे, चाहे सड़क का हो, चाहे वो पूरे देश में जन जागरण का हो। आने वाले दिनों में हम पूरे देश में एमएसपी के भंडाफोड़ का कर रहे हैं, वो कर्नाटका से शुरू कर रहे हैं, वो कोई बंगाल से शुरू नहीं कर रहे हैं। ये हमारे तमाम औजारों में से एक है और इसका इस्तेमाल अब किसान को करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो और आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। समझते देखिए योगेंद्र यादव, क्या आप एक बड़ा जुआ खेल रहे हैं, दाव खेल रहे हैं? रिस्क, जो शब्द आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कीजिएगा, उसे ग्रहण कीजिए। आप उतरे हैं चुनावी मैदान में, मैं भी उसे मेंटेन कर रहा हूं, बीजेपी को हराने के लिए। ठीक है, आप दूसरों किसी को भी वोट दो, बीजेपी को ना दो। अब 2 मई को जो नतीजे आते हैं और फर्ज कीजिए बीजेपी की जीत होती है, वो कहेंगे किसान आंदोलन की हार हो गई। देखिए हमारी बात सही निकली तो किसान हमारी बात मान रहे हैं, ये तो मुट्ठी भर किसान है, फिर क्यों ना कहेगी सरकार? ये रिस्क है कि नहीं? संदीप भाई, ये बात तो वैसे भी कही जाएगी। अब गुजरात में कौन से हम लोग गए थे प्रचार करने के लिए? हमने कुछ किया था गुजरात में? फिलहाल गुजरात में किसान आंदोलन उस तरह से पहुंच नहीं पाया है। फिर भी वो यही कह रहे हैं कि 3 किसान विरोधी कानूनों, किसान कानूनों के बारे में मोदी जी के पक्ष में समर्थन है। तो ये सब बातें तो कही ही जाएंगी। हाँ, सवाल ये है, और आप जैसे पत्रकार को देखना होगा कि हमारे जाने से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री क्या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सुई घूमती है या नहीं घूमती है? ये बारीक सवाल है, आप इसकी जांच जरूर करेंगे और जांच करके जो आप बताएंगे उसके ऊपर हमें विश्वास करना होगा। लेकिन हम कुछ करें या ना करें, अब ये तो हो ही गया है कि साहब राजस्थान की अगर 2 पंचायत में बीजेपी जीतती है तो ये किसान कानूनों की जीत है। पंजाब के अंदर अगर बीजेपी हारती है तो किसान कानूनों की हार है। ये शब्दावली तो चली निकली है। तो हम उसके बारे में रुके बिना हम तो अपना काम कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। देश के तमाम आंदोलनों ने बार बार ये किया है, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो। आंदोलन कहते हैं जो सरकार हठधर्मिता पे पली हुई है, उस हठधर्मिता को तोड़ने के लिए, दबाव डालने के लिए हम उन्हें वोट की चोट देंगे। तो वोट की चोट हम पहुंचा पाते हैं। तो क्या किसान आंदोलन आने वाली देश की राजनीति की दशा दिशा तय करने वाला है? योगेंद्र यादव, जी होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात है ही नहीं संदीप भाई। मैं तो बार बार कहता हूं किसान को छोटी राजनीति नहीं बड़ी राजनीति करनी चाहिए। छोटी राजनीति है 4 आदमी एमएलए बन गए, एक पार्टी को 2 सीट आ गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, छोटी राजनीति है। बड़ी राजनीति ये है कि किसान इस देश की चुनावी राजनीति का एजेंडा तय करे। इस देश में किसान का मुद्दा उसी राह पर राजनीति जाती दिख रही है। तमाम कंपटीशन, मौजूदा सूरत हाल उसी तरफ जाता दिख रहा है आपको योगेंद्र यादव? जी, मौजूदा सूरत हाल उसी ओर जाता दिख रहा है कि किसान एजेंडा सेट करेगा। जी, बाकायदा मैं समझता हूं कि उस बड़ी राजनीति की एक भूमिका बन रही है। और अगर गुजरात की अपनी छोटी सी स्थानीय निकाय की जीत को प्रकाश जावड़ेकर ये कहते हैं कि किसानों के सवाल पर जीत है, तो मैं समझता हूं किसी ना किसी तरह से प्रकाश जावड़ेकर भी इसी दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं, मान रहे हैं कि इस देश में हर चुनाव किसान के जो कानून है, किसान आंदोलन के पक्ष विपक्ष में देखा जाएगा। आज वो खुश हैं, लेकिन परसों उनका तर्क उन्हें कहां लेके जाएगा ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। पर मेजर सिंह पूनावाला, इसमें एक और बात है। आप पश्चिम बंगाल में ताल ठोकने की बात कर रहे हैं, 12 तारीख को कोलकाता में एक महारैली करने वाले हैं। आप हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, एक कक्का जी को जोड़ दूं तो वो मध्य प्रदेश से। जी,
आप सारे इन 3 राज्यों के लोग हैं। अब आप पश्चिम बंगाल में जाकर क्या समझाएंगे? बांग्ला भाषा नहीं आती, वहां का परिप्रेक्ष्य क्या आप समझते हैं? हाँ, समझाने की बात नहीं, बात ये है, ये तो है पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा हैं बंगाल में, ये ऐसी बात करें। पंजाबी बंगाल में बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम एक भाषा समझाने की नहीं करते। उन बंगाल के किसानों ने हमें अपील की है लिखती तौर पे, जो यादव जी बता रहे थे। उन्होंने कहा आप जहाँ आइए संयुक्त मोर्चे के आगू एक अपील लेकर आइए बंगाल के किसानों, बंगाल की जनता को हम आपका प्रबंध करेंगे उस रैली का। वो किसान करेंगे जो किसी राजनीति के तौर पे नहीं होएंगे, वो हम उसमें हमारे आगू जो फैसला होएगा वो जाएंगे, जाकर वो यही अपील करेंगे जिस सरकार के राज में किसानों की ये हालत हुई है, जो लोगों की ये हालत है, हठधर्मी है, किसान बॉर्डर पर दिल्ली के मर रहे हैं, 250 किसान शहीद हो चुका है, इसको सरकार को कोई उन पर निगाह नहीं मार रही। वो झूठ बोल रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी मिलती नहीं। इसलिए हम वहां जाकर अपील करेंगे उन किसानों को एक चिट्ठी की तरह होते। वो लोग आगे आप लेकर जाएंगे, 294 जो हलके हैं वो वहां प्लानिंग करेंगे, वहां के किसान वो चिट्ठी को 294 हलकों में रैली के रूप में, मार्च के रूप में लोगों पर आप जाएंगे, ना कि हमारे किसान जाएंगे। हम तो एक रैली में जाकर उनको अपील करेंगे उसको। वो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम सवाल भाषा का नहीं, भी हमारी भाषा नहीं उनके समझ आएगी, वो उनकी भाषा उन लोगों को तो समझ आएगी जो वहाँ के किसान हैं। वो 12 से ज़्यादा संगठन जिन्होंने चिट्ठी लिखी है संयुक्त मोर्चे को कि आप आइए, हम एक इकट्ठ का रैली का प्रबंध कर रहे हैं, उसमें आप जहां हमें एक अपील जो हमें बोलते हैं वे लेकर आइए बंगाल के किसानों के आम पब्लिक के नाम पर। तो पर मेजर सिंह पुनावाल विपक्ष का एजेंडा चलाने लगे ना आप। अगर आप कह रहे हैं बीजेपी को वोट ना दो, तो जो बीजेपी आरोप लगाती थी कि वाम खेमे के लोग घुस गए हैं, कांग्रेसी घुस गए हैं, उन्हीं का एजेंडा चलाते नहीं दिखेंगे आप? हम विपक्ष का एजेंडा नहीं चलाते, हम किसान हैं। किसान भी वोट तो डालेगा, सभी किसान वोट डालते हैं। हम किसानों को कहें बोलेंगे आपने वोट डालना है उस बीजेपी को, उसको वोट मत डालने की बात करते हैं हम, जो जिसने किसानों की ये हालत की है। सरकार से अपनी मांग मानना भी राजनीतिक बोलते हैं। हम किसानों को अपील करेंगे, हम किसी की वहां जाके नहीं कहेंगे भी इसको मदद करो या इनके साथ चलना है। हम तो किसानों को अपील करेंगे, उन किसानों के जरिए जो किसान हमें बुला रहे हैं और हमारे संघर्ष का एक हिस्सा है। प्रकाश चंद्र शर्मा, अब किसान आंदोलन, किसानों की मांग, ये राजनीति की मुख्य धारा में सेंटर स्टेज पर आ गया है। ये आपके लिए चिंता का सबब है क्या? 98 दिन हो गए आंदोलन को। संदीप जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। 2019 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने क्या कहा था, लोगों ने क्या वोट दिया, क्या अपनी जनभावना प्रकट की वोट के माध्यम से और पूरे देश के माध्यम से, और बीजेपी ने उसको किस तरह से लागू किया, ये देखने का विषय है। और उसके बाद जो लगातार किसानों के मामले में सुधार होता रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, बाकी तमाम चीजों में, एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा देखें कि जो अभी सो कॉल्ड विरोध की हम बात कर रहे हैं, एक संयुक्त किसान मोर्चा है कि जो अभी व्यवहार कर रहा है कम्युनिस्ट का और कांग्रेस का मिक्स एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है, जो आंदोलन नहीं कर पा रहा, आंदोलन को अपने सस्टेन नहीं कर पा रहा, जगह जगह जाके एक कोई धरना शासन है नहीं, अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहा है। अनारकी फैलाई जा रही है, आंदोलन करना अराजकता का सूचक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन कर रहे हैं वो अराजकता का सूचक है और जनमानस परेशान है। कैसे अराजकता का सूचक है, जरा समझाइए। नहीं समझाइए, कैसे अराजकता का सूचक कैसे है? अगर सरकार कोई नीति बनाता है, बनाती है, मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मैं आंदोलन नहीं कर सकता। आप बिल्कुल करिए। आपसे अगर मैं इत्तेफाक नहीं रखता, आपके बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, कल मैं 200 लोग लाके आपके ऑफिस के आगे धरना दे दूं और आपके आने जाने के रास्ते बंद कर दूं, क्या ये आंदोलन का तरीका है? क्या एक्सेप्ट करेंगे आप इस चीज को? तो सरकार बातचीत नहीं करेगी। 98 दिन हो गए, 250 किसानों की मौत हो गई, बातचीत कर रही है सरकार। खालिस्तानी भी बता दिया, पाकिस्तानी बता दिया, नक्सलवादी बता दिया, माओवादी बता दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, पवित्र आंदोलन है।
राजनाथ सिंह बिल्कुल कहते हैं पवित्र ये आंदोलन भगवान है, लेकिन जो तो ये योगेंद्र कंफ्यूजन जी- हो रही है। योगेंद्र जी- बिल्कुल नहीं हो रही। योगेंद्र जी जैसे आंदोलनजीवी बैठे हैं जिन्होंने जो है ये आंदोलन टूरिज्म चला रखा है। अच्छा, ये आंदोलन करेंगे, टूरिज्म वो है। करेंगे, इनको नहीं पता। बिल्कुल आंदोलन टूरिज्म है इनका। पूरे देश में इन्होंने एनआरकी फैलाने की कोशिश की है और अच्छा। जनता नकार चुकी है इस चीज को। तो जनता जो समझती आंदोलन करता आप है किसी का दूसरा प्रकाश पहलू चंद्र क्यों नहीं शर्मा, देखते? जो आंदोलन करता है तो आंदोलन करके देश को आजादी दिलाई महात्मा गांधी, वो दरअसल अनार्किस्ट थे। जेपी आंदोलन चला, उन्होंने संपूर्ण क्रांति व्यवस्था हुई के तहत- 70 के। एक मिनट, अब सुन लीजिए ना, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। जेपी आंदोलन हुआ, संपूर्ण क्रांति हुई देश में, और आज आपके जितने बड़े नेता हैं, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी भी भूमिगत हुए थे, किताब भी लिखी थी आंदोलन कैसे होते हैं, आंदोलन के मायने क्या होते हैं, युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया था। वो किताब आपको भेज दूंगा अगर आपके पास नहीं है तो। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, आज के हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमाम लोग उस आंदोलन के हिस्सा थे। तो ये सब अराजक तत्व थे। संदीप जी अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी बात रख दूं आपके हाँ सामने। प्लीज, अब पूरी बात कहिए। 21वीं सदी चल रही है। दूसरी बात, जो आंदोलन पहले जितने हुए पवित्र आंदोलन के रूप में हुए, अनारकी नहीं फैलाई गई। अच्छा। लोगों को तंग नहीं किया गया, एक रास्ता देखा गया, एक व्यवस्था के तहत किया गया। अन्ना आंदोलन पवित्र है, उसके प्रोडक्ट योगेंद्र यादव जी और सौरभ जी और अलका जी यहाँ बैठी हुई हैं। इन्होंने अपने एक पर्टिकुलर मैदान में उसको आंदोलन को किया। इस तरह से इन्होंने अनारकी नहीं फैलाई उस समय। अभी ये पूरा रास्ता बंद करके, मैं शाहजहांपुर से आ रहा था, 20-20 किलोमीटर का लंबा जाम लग रखा है। मतलब हर चीजों की व्यवस्था को ये मतलब बर्बाद कर रहे हैं। खेत बर्बाद हो रहे किसान हैं। बैठे हुए हैं, लोग बोल नहीं सरकार पा ने रहे हैं। रोका हुआ है उन्हें वहां पर। बिल्कुल नहीं रामलीला होता, मैदान आपको आने जगह दी देते। गई है, आपको निरंकारी आपको स्थान दिया गया, निरंकारी मैदान दिया गया कि बैठ के आंदोलन करें आप। लेकिन चूंकि इनको एनआरकी फैलानी है, इनका एजेंडा कुछ और है। ये समाधान की तरफ नहीं जाना चाहते, ये दूसरे पक्ष को नहीं दिखाना चाहते कि जो इस आंदोलन के पक्ष में है उनकी बात ये तो सुनने अब को तैयार चुनावी नहीं है। नतीजे तय करेंगे, किसान आंदोलन इनकी मांगे जायज है या नाजायज देखिए, है। देश- अब मोटा मोटा देश 2 की- मई देश के की बड़ी लिए आबादी तारीख किसानी मुलतवी हो है। गई क्या प्रकाश चंद्र शर्मा? संदीप जी, देश की बड़ी आबादी किसानी है। किसानी आज तक देश को तय करती रही है, आगे भी करेंगी और अभी भी कर रही है। नहीं किया ना एक अभी दो तक। आंदोलन किसान जात पात के नाम पर वोट करता है कि कौन जाट है, बिल्कुल कौन नहीं गुर्जर है, करता है। कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन बिल्कुल नहीं त्यागी करता है। है, वो बट जाता है। आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। पिछले 6 सालों में जो किसानों ने, जो देश के लोगों ने जात धर्म से ऊपर उठ के एक व्यवस्था के नाम पे, एक भविष्य के नाम पे वोट किया है और एक अस्थिर सरकार है, और जो लगातार भविष्य को देखते हुए भारत तो की किसानों को क्या मिलता वादे है? सिद्ध है। आपने कहा, शुरुआती कमेंट आपने दिया कि किसानों की आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो बढ़ गई, किसान सम्मान निधि मिल रही है। मैं बिल्कुल ये मानते हुए, एमएसपी मिल रहा है। 1850 का बिल्कुल मिल रहा मक्का है। 850 में बिकाना, MSP 1975 का गेहूं 1100 रुपए में बिकाना, 1868 रुपए का धान 1000-1200 रुपए में बिकाना, और एमएसपी 23 फसलों का है। कुल मिलाकर 2 फसलों पर ही महदूद रह जाता है। कुछ दालें जोड़ दो तो 4 से ज्यादा है नहीं, और वो भी 6% को मिलता है। संदीप जी बिल्कुल सही है, और डेटा सरकार का है, आपका हमारा है एक। लेकिन एमएसपी एक दिन में अचानक ऐसा क्या हुआ? आज तक जो सो कॉल आंदोलनजीवी हैं, आज तक एमएसपी के लिए इन्होंने आवाज नहीं उठाई। अचानक से क्या हुआ? इसके पहले इसके हिसाब से इनकी व्यवस्था सही थी। सरकार पूर्ण तरह से कंप्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म को डेवलप करना चाह रही है, टेक्निक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से, स्टोरेज के माध्यम से, और ये पूरी व्यवस्था इन अच्छा, चीजों को उसी देगी। में क्या सलाह आप निकालेंगे मशवरा नहीं पिछले किया 6 सालों किसानों में? से? किसान एक मिनट, संगठनों को संदीप नहीं जी, बुलाया, क्या- बद्री नारायण चौधरी को भी नहीं बुलाया। सलाह कर लेते, देखिए, किसी का संदीप भला जी, करने चले हैं तो उससे संदीप जी, पूछोगे MSP पे मैं तो बात कर भला लूं। कैसे चाहते हो? संदीप जी, पिछले 6 सालों में जो एमएसपी पे खरीद हुई है, उसका पिछले डेटा से आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। जो एमएसपी पे बढ़ोतरी हुई है वो तो सरकार ने खरीदी की है ना, उसका आप डेटा निकालिए कितना ज्यादा हुआ है। मैं पूरा इसको डेटा आप रखता हूं पूर्ण अपने करें, पास। संपूर्ण बताइए, करें। डेटा बताइए। नहीं, आप डेटा खुद देखिए। जो 14 में एमएसपी था, जो आज एमएसपी है नंबर 1। जो 14 में प्रोक्योरमेंट हो रहा था, 14 से पहले जो आज प्रोक्योरमेंट हो रहा है एमएसपी के द्वारा, एफसीआई के द्वारा और बाकी मंडियों के द्वारा, हमारे पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इसको प्रोक्योर करके आप रखेंगे कहाँ?
चीजों को आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? और यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है जो हम भूल रहे हैं कि पिछले 1 साल से कोविड है, ट्रेवल बंद है, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब है, कंजम्पशन पैटर्न बहुत ज्यादा हिला हुआ है। उसमें भी इस चीज को जब हम क्यों नहीं मान रहे? अर्थव्यवस्था 23.9% का गोता लगाती है, किसान ही अपनी मेहनत से अपने कांधों पर इस देश की अर्थव्यवस्था को उबारते हैं। 3.4% की विकास दर थी, इस पिछली तिमाही में 3.9%। किसानों ने देश को बचाया है। लेकिन बद्री नारायण चौधरी, यहां पर जो कहा जा रहा है किसानों के लिए बहुत कुछ दिया गया है सरकार की तरफ से, ये जो कानून बने हैं आपसे, ये मैं पूछ चुका हूं, पर प्रकाश चंद्र शर्मा की सहूलियत के लिए एक बार फिर पूछ लेता हूं। कानून बनने से पहले किसानों से राय भी ली गई, सलाह मशवरा किया गया, आपको बुलाया गया था क्या? देखिए संदीप जी, ये जो अभी योगेंद्र जी ने बात कही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। योगेंद्र जी यादव ने और स्वीकार किया है कि हमारे पास कई औजार हैं और ये नकारात्मक राजनीति करने वाली जो बात है इससे मुझे डर है कि कहीं हमारे किसान नेता की जान को खतरा नहीं हो। हाँ, सरकार को चाहिए कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। कारण क्योंकि एक टाइमलाइन देखिए आप, सोच समझा एजेंडा फिक्स होता है चुनाव से कितने टाइम पहले हो। कोई नेता बन के आए थे, वो बदल करके किसान नेता को चुन लिया, उसके माथे पे पगड़ी रख दी और अब उसी के पीछे खड़े होकर के वो एजेंडा स्थापित करने में लगे हुए हैं और उनकी टाइमलाइन के हिसाब से अब चुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं। अब किसान का हेतु गया दूर, वो भाड़ में गया। अब उनको चुनाव का और सरकार को या बीजेपी से बदला लेने का या उसकी जगह बदलने का एक मौका मिल गया। इसलिए किसान हित एक तरफ और उनका एजेंडा ये सामने। मैं योगेंद्र जी यादव को जो है और स्पष्ट रूप से पहचान रहा हूं कि इनका द्वारा ये नेतृत्व करने वाली शक्ति जो है उसका मन, उसका भाव इन्हीं के मुंह से सामने आ चुका। तो मतलब आप कह रहे हैं बदले की राजनीति हो रही है। बद्री बाबू एक मिनट सुनिए ना, सवाल नहीं पूछा। बद्री बाबू एक मिनट, आप कह रहे हैं ये बदले की राजनीति हो रही है। 98 दिन किसान बैठे रहे, 250 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाए, जो किसान संगठन दावा कर रहे हैं, और 22 जनवरी से आज 3 मार्च हो गई, बातचीत ना हो। किसान कह रहे हैं हम समझाने जा रहे हैं लोगों को कि सरकार ने ये कानून बनाए हमारे अहित में हैं, अब सरकार को वोट ना दो, बीजेपी को वोट ना दो, तो ये बदले की राजनीति हो गई, ये एजेंडा हो गया। यानी एक बार बताइए आप, सरकार किससे बात करे? किसानों को तो लड़वा रहे हैं ये लोग। आज उसी बॉर्डर के ऊपर दूसरे किसान खड़े हैं। इनको किसने देश भर के किसान का नेता मान लिया? ये अपने आप को किसानों का नेता, स्वयंभू नेता घोषित करके और राजनीति कर रहे हैं देश भर के अंदर। किसान देख चुका इनकी राजनीति अब तक। हम भी इनके पीछे खड़े थे, हमारा भी नैतिक समर्थन था, हम भी किसानों के हित में इनके साथ में थे। लेकिन आज इनके सब नाटक और ये बयान देख करके और ये हमारे गले पड़ रहे हैं, हम तुम्हारे नेता हैं, खबरदार। ये किसानों के नेता नहीं कहे अपने आप को। ये जिस रूप में है सामने आवे, स्पष्ट हो और वही बात करें जैसे ये हैं अंदर से। इसलिए दिखावा कुछ और कहने को कुछ, इस परिपाटी को छोड़े। मैं ये अभी जवाब लेता हूं योगेंद्र यादव से, पर मेरे सवाल को आप कन्वीनियंटली डक कर गए। बद्री बाबू एक मिनट, कानून बनाने से पहले सलाह मशवरा हुआ था किसानों से? आप कह रहे हैं ये तथाकथित आपसे हुआ था सलाह मशवरा या कानून? मैं बोल चुका हूं, मैं इसके पहले वाले बोल चुका हूं अंत के अंदर कि यदि भी हमको बुला के नहीं पूछा, ये मैं फिर बोल रहा हूं कि सरकार ने बुला के नहीं पूछा, ये मैंने कब मना किया। एमएसपी की मांग जायज है? एमएसपी मिलता है क्या? यहां पर प्रकाश चंद्र शर्मा कह रहे हैं 2014 से देखिए जी एमएसपी। तीनों कानून भी जायज हैं, एमएसपी की मांग भी जायज है। कानूनों में संशोधन के लिए सरकार ने हाँ करी है, इसलिए हम कहते हैं कि वो जायज है। जायज है। योगेंद्र यादव, मांगे जायज हैं, पर आप एजेंडा चलाने लगे हैं, अब बदले की राजनीति कर रहे हैं। सीधा आपको सवाल पूछ रहे हैं बद्री नारायण चौधरी। संदीप भाई, मैंने दोनों सवाल सुने। प्रकाश जी
बहुत शालीनता से बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग बीजेपी के प्रवक्ता बने। कम से कम कुछ शालीनता की बातें तो होंगी। बेहतर होगा अगर वो अपने तथ्य भी कुछ ठीक करें। नहीं, मैं बद्री बाबू की बात कह रहा हूं। बद्री बाबू कह रहे हैं आप एजेंडा चला रहे हैं, बदले की राजनीति कर रहे हैं अब। जी, मैं बद्री बाबू वाली बात पे भी आ रहा हूं। उन दोनों पे मैं, आप मुझे 1 मिनट का समय दे दें। हाँ। प्रकाश जी ने कहा कि एमएसपी की मांग ये कांग्रेस के जमाने में क्यों नहीं करते थे। भाई, आपको शायद किसान आंदोलन का पता नहीं है। पिछले 25-30 साल से किसान आंदोलन 1990-95 के बाद से ये मांग लगातार कर रहे हैं। तो कृपया इस गलतफहमी में न रहिए कि ये मांग आज शुरू हुई है। आपने कहा कि बद्री बाबू ने कहा कि योगेंद्र ने मान लिया कि इनके पास अलग औजार भी हैं। सर, मैंने खुद कहा था कौन कौन से औजार हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैं दोबारा बता देता हूं। पहला औजार है एमएसपी के सवाल पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे, जो कि परसों कर्नाटका से शुरू हो रहा है। दूसरा औजार है कि हम देश के मजदूर संगठनों के साथ मिलकर देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। तीसरा औजार है कि हमारे जो मोर्चे हैं, इन मोर्चों को हम और सुदृढ़ करेंगे। मुझे पता नहीं आपको इसमें क्या एतराज नजर आता है। ये आप स्वयंभू किसान नेता बन गए हैं। ये नैतिक समर्थन दे रहे थे, आप स्वयंभू किसान नेता बन गए हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा ही सिर्फ नेतागिरी करेगा। बद्री जी ने कहा कि हमने इन्हें नेता माना, आज नेता नहीं मानते। बद्री जी, क्षमा कीजिएगा, ये संघ परिवार वालों का नेता ना मैं कभी था, ना इस जीवन में बनने की कोई ख्वाहिश है। ये अपना नहीं, किसानी की बात हो रही है यहाँ परिवार का एजेंडा कहीं और लेके किसानों के आप स्वयंभू नेता बन गए। स्वयंभू नेता मैं तो कहां से बनूंगा। मैं नहीं, तो आप लोगों के बारे में, उसमें मेजर सिंह पुन्नावल भी हैं, बलबीर सिंह राजेवाल भी हैं, दर्शन पाल भी हैं, राकेश टिकैत भी है। जी, मैं समझता हूं अगर मेरे साथी चौधरी साहब ये देख लेते कि आज नागौर में रैली कैसी हुई, कल झुंझुनू में हुई थी वो कैसी रही, परसों रुद्रपुर में हुई थी वो कैसी रही, तो मैं समझता हूं इसका अपने आप उत्तर मिल जाएगा कि ये स्वयंभू नेता कौन है। स्वयंभू नेता जब सड़क पे खड़ा होता है, उसको सुनने के लिए 4 लोग नहीं आते हैं। रुद्रपुर में मैंने सुना कोई 30,000 लोग आए थे तराई में। आज की मेरे को नागौर की रिपोर्ट मिलनी बाकी है। झुंझुनू के अंदर हजारों हजार लोग आए। स्वयंभू नेताओं के साथ ऐसा नहीं हुआ करता सर। मुझे भी सीकर जाने का मौका मिला, मुझे करौली जाने का मौका मिला, गंगानगर गया, साथ में गड़साना गया। कुछ स्वयंभू वाली बात तो नहीं लगी, लेकिन आप इसके ज्यादा जानकार मेजर सिंह पुन्नावल नेता क्या किया करते? स्वयंभू नेता हैं। आपने ही अब बीड़ा उठा लिया। जो लोग आपको समर्थन देने वाले थे, जो कह रहे हैं नैतिक समर्थन था बद्री नारायण चौधरी, अब किसान संगठन ही जो चाहे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं थे, वो छिटक जाएंगे क्या आप लोगों से? क्या बोला, दोबारा बोलिए थोड़ा। मैंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो और संगठन नहीं भी थे लेकिन नैतिक समर्थन दे रहे थे, जो बद्री नारायण चौधरी कह रहे हैं, भारतीय किसान संघ के महासचिव, क्या वो छिटक जाएंगे? आप अपना खुद ही स्वयंभू, हम ही हैं जी नेता, हम ही तय करेंगे किसानों की किस्मत देश में। हम ऐसा नहीं कहते कि हम ही तय करेंगे। हम तो बोलते हैं इन किसानों के हक में जो लड़ता है वो ही किसानों का नेता बनेगा। जो किसान का नेता कहलाता है, बात सरकार की मानता है, जो सरकार के कानूनों की सिफत करता है, जो एमएसपी की बात करते हैं जब कहीं मिलती नहीं, जो किसानों के उल्ट की बात करता है, वो किसानों का नेता। किसान तो नहीं मानेंगे, कागजों में हो सकते हैं, वो कागजों में नेता हो सकते हैं। नेता वो हैं जो आज 40-40 हज़ार की रैली हो रही है, उसमें लोग साथ उनको बुला रहे हैं। जिन नेताओं को बंगाल में बुलाते हैं भी संयुक्त मोर्चे के नेता हैं, वो नेता तो किसानों को लड़ने वाला, जो किसानों की बात करेगा। इसलिए हम तो चाहते हैं जो किसानों के लिए आए, वे लोग भी आए जो बीजेपी के साथ हैं, किसानों की बात करें, हमें खुशी होगी। किसानों की बागडोर संभालें, किसानों का नेतृत्व करें, ईमानदारी से करें। पर तो हमें कोई ऐसी बात नहीं कि हमने नेता बनना है। हम आज से नहीं लड़ रहे, हम तो जून से पंजाब में लड़ रहे हैं। अब अलका लांबा और सौरभ भारद्वाज, एक सेकंड, इन दोनों को स्क्रीन पर लाइए। इनको बिल्कुल वक्त नहीं दिया है। अलका लांबा, अब किसानों के कांधे का इस्तेमाल होगा? संदीप जी, सिर्फ 1 मिनट बिना काटे साहब, ये जो बात कही जा रही है ना, हमारा ये मानना है ये किसान आंदोलन गैर राजनीतिक और पवित्र आंदोलन है। मार्च के इनके कार्यक्रमों को हमने भी देखा, ऐसा कांग्रेस की नजर से देखा, 5 राज्यों में चुनावों की नजर से देखा।
एक भी राज्य, मार्च पूरे महीने में ऐसा नहीं है एक भी राज्य जहां चुनाव हो और किसान अपना आंदोलन वहां लेकर जा रहा हो। किसान अपना पूरा मार्च का आंदोलन वहां कर रहे हैं जहां कोई 2021 में तो चुनाव ही नहीं है। यूपी हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक और तेलंगाना हो। इसलिए हम इसे पवित्र और गैर राजनीतिक मानते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात हो, भाजपा नेता ने इसे अराजकता बता दिया, इस आंदोलन को जो है उपद्रवियों का आंदोलन बता दिया। मैं इन्हें याद दिलाना चाहती हूँ, उसी गुजरात के सरदार पटेल बारडोली में 1928 में 22% लगान जब अंग्रेजी हुकूमत ने लगाई थी, सरदार पटेल ने आंदोलन किया था और वहां की महिलाओं ने सरदार का जो है उन्हें तबका दिया था। आज ये 21 आते 2028 से 1928 से 2021 आते उस सरदार पटेल के आंदोलन को भी एक अराजक सरदार आंदोलन बता रहे हैं। इसीलिए शायद हो सकता है आज सरदार पटेल से प्रभावित होकर किसानों का यह आंदोलन प्रेरित होकर जो आगे बढ़ रहा है, शायद उसी से खपा होकर इन्होंने स्टेडियम का नाम सरदार पर आपने इन कानूनों की बड़ी बारीकियां समझाई गुजरात के किसानों को। गुजरात के किसानों ने खदेड़ दिया आपको, सुपड़ा साफ आपका ग्रामीण इलाकों में। आपके प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ गया। नहीं, आप मेरे को बताइए, वह राज्य का चुनाव था? नहीं था, नगर निगम स्थानीय निकायों का चुनाव था। अगर उसी पर आधार पर तय करना है तो पंजाब में किसान था, पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ और पंजाब में इनका सुपड़ा साफ हो गया है। अब मैं आपको साफ बता रही हूँ, कांग्रेस का एजेंडा साफ है। महंगाई, बेरोजगारी, आपके और किसान से जुड़े जो मुद्दे हैं कृषि कानूनों पर और असम जैसे में CI NRC के ऊपर कांग्रेस लड़ रही है, दम से लड़ रही है, इन मुद्दों पर लड़ेगी। मैं यकीन से कह रही हूँ 5 राज्यों में इन मुद्दों पर जीत होगी और भाजपा को सुपड़ा साफ होगा। आज भाजपा का प्रवक्ता इस बात को कह दे, हम इन मुद्दों पर इन 5 राज्यों में जा रहे हैं। अगर इन 5 राज्यों में इन 5 मुद्दों पर इनकी हार होगी तो ये नरेंद्र मोदी की हार होगी। कृषि कानूनों को वापस लेंगे, CA कानून को वापस लेंगे। बेरोजगारी पर कानपुर में रोजगार मांगने पर 103 अराजक है, वो जो युवा बेरोजगार मांग रहा है वो इनके लिए अराजक 103 युवाओं पर FIR सिर्फ कानपुर में करी है। ठीक है, एक मिनट सौरभ भारद्वाज। FIR कर, हाँ सौरभ भारद्वाज साफ है, कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का स्टैंड साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सौरभ भारद्वाज, ये दिल्ली में या पंजाब की या राजस्थान की बात करो, गुजरात की ये जो बातें होने लगी हैं, चुनावी नतीजे अपने अपने चश्मे से देख रही है बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस कहती है देखिए सुपड़ा साफ हुआ पंजाब में निकाय चुनाव में। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं किसानों को हमने समझाया, देखिए किसान हमारे साथ है। दिल्ली की ये 5 ही सीटें थी। ओवर रीड ना करते हुए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या किसान आंदोलन, किसानों की मांगें अब मुख्य धारा में आ गए हैं, ये आगे की राजनीति का एजेंडा सेट करेगा? संदीप जी, जब ये किसान आंदोलन के शुरुआती दिन थे, मुझे याद है कुछ राजनीतिक लोग, कुछ राजनीतिक विश्लेषक एक डिस्कशन कर रहे थे। मैं उसमें सबसे जूनियर आदमी था और एक बड़ी जबरदस्त और बड़ी मतलब कि पावरफुल स्टेटमेंट वहां से निकली, कंक्लूजन निकला था और लोग ये कह रहे थे कि देखिए किसान आंदोलन होगा, हो सकता है अच्छा भी हो, मगर किसान जो है आंदोलन तो किसान के तौर पे करता है, मगर वो किसान जब वोट डालता है तो वो हिंदू या मुसलमान बन के डालता है, या जाट बन के डालता है, या ब्राह्मण बन के डालता है, या ठाकुर बन के डालता है, या दलित बन के डालता है, या यादव बन के डालता है। तो कभी भी किसान बन के जो है वोट नहीं डालता। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो किसान को कभी की कोई वोट बैंक नहीं मानती। वो कहते हैं हाँ यादव वोट बैंक है, ठाकुर वोट बैंक है, मगर किसान नाम का कोई वोट बैंक नहीं है। सही है। इस आंदोलन के बाद मैं इस आंदोलन को करने वाले किसानों को और उनके नेताओं को बधाई का पात्र मानूंगा कि पहली बार उन्होंने किसानों को राजनीतिक स्टेक होल्डर बनाया। राजनीति हो रही है, इसके अंदर कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। राजनीति अगर इतनी शर्मनाक बात होती तो हम इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं चला रहे होते। मुझे लग रहा है अगर अपने मुद्दों पे किसानों को राजनीति करनी पड़ रही है तो इसके अंदर कोई शर्म की बात नहीं है। ये नहीं, बद्री नारायण चौधरी कह रहे हैं किसान नेताओं पर सीधा आरोप लगा रहे हैं, देखिए बदले की भावना से आप अब ये राजनीति करने लगे, एजेंडा सामने आ गया। तो संदीप जी एक बात बताइए, किसान क्या करे? अगर किसान की चुनी हुई सरकार भी किसान के हक को मारने के लिए आमादा है तो किसान उसको क्या कहे कि नहीं हम आपको तब भी वोट देंगे, हम आपके समर्थन में तब भी खड़ेंगे? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आप अगर किसान के खिलाफ काम करेंगे, किसान को पूरा हक है कि वो इनके खिलाफ काम करे। अब दूसरी बात कि वोटों पे कितना तब्दील होता है,
ये कहना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे वोट नहीं, तय होता है। यही तो मैं यही बात योगेंद्र यादव से भी पूछी सौरभ, अगर बीजेपी जीत जाती है चुनाव तो फिर आंदोलन कहां जाएगा, हवा में उड़ जाएगा क्या? कि देखिए लोगों ने हमें समर्थन दिया, फिर किसानों की, गुजरात के किसानों की बात की जा रही है कि निकाय चुनाव में जीत से साफ हो गया, ग्रामीण इलाकों में किसान हमारे साथ है। ये हाई रिस्क गेम है क्या? अब ये गेम हो गया है क्या? तो केंद्र सरकार है वो भाजपा की है, और भाजपा की एक चीज मैं तारीफ में जरूर करूंगा कि चुनाव से पहले अपनी मनमर्जी का नैरेटिव बनाने की ताकत और रिसोर्सेज भाजपा के पास हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, और कई माध्यम उनके पास है। वो अपनी तरीके का नैरेटिव चलाते हैं, जिस कारण नोटबंदी में सैकड़ों लोग मरने के बाद भी, नौकरियां खोने के बाद भी, खूब दुख उठाने के बाद भी जो इलेक्शन हुआ यूपी का, उसके अंदर ऐसा लगा कि नोटबंदी के अंदर लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए यूपी में साहब कितना जबरदस्त बहुमत जो है योगी जी को मिला, मगर दिक्कत यह है कि क्या नोटबंदी के नैरेटिव के ऊपर चुनाव जो है पूरा का पूरा आके टिका, ऐसा नहीं हुआ था। मगर इस बार जो आंदोलन किसानों ने किया है, उससे ये आंदोलन जो है आने वाले चुनावों की धुरी बन सकता है, इसमें पूरी प्रोबेबिलिटी है, धुरी बन सकता है। आप सही दिशा में ले जा रहे हैं चर्चा को। हम वैसे भी यहां पर डिबेट शब्द से मुझे थोड़ा सा असहज होने लगता हूं, चर्चा बहुत जरूरी होती है। प्रकाश चंद्र शर्मा भारतीय, एक सेकंड, प्रकाश चंद्र शर्मा, जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ये भारतीय राजनीति की धुरी बन सकता है, और ये 5 राज्यों की बात नहीं है। यहां पर तो किसान आंदोलन अभी मजबूत है नहीं, देखते हैं 2 महीने गवाही दे देंगे, 2 मई को पता भी लग जाएगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे, पंजाब में भी चुनाव होंगे, तो किसानों की मांगे क्या दरअसल बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है, और किसान जात पात धर्म के हिसाब से नहीं, किसान होकर इस बार लामबंद हो सकता है क्या? संदीप जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम जो कह रहे हैं किसान आंदोलन ठीक है, उसमें किसान आंदोलन वो लोग जो आंदोलित हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं जो इसको विरोध में है, लेकिन हम उनकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, उस मुद्दे को क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे हैं जो इसके पक्ष में है? उनके समर्थन को हम क्यों यूं बेजा जाने दे रहे हैं जो एक बड़ी संख्या में है? दूसरी बात जो आपने कहा, बहुत रिलेवेंट प्रश्न है आपका, बिल्कुल सही है। देखिए, किसान ढूंढ रहा है, ये गांव का खेती का समाज रहा है, हमारा परिवेश कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा हुआ रहा है, और देश की राजनीतिक दशा और दिशा गांव से तय होती है। 2019 में 303 सीट वोट देने के बावजूद जो जन कल्याण की योजनाएं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो गांव और खेती के लिए महत्वपूर्ण था, चाहे लोगों के घर में बिजली पहुंचानी हो, चाहे गैस सिलेंडर पहुंचाना हो, चाहे मकान देना हो, चाहे तमाम सुविधाएं हो, इसके लिए इन्होंने समर्थन किया है। चूंकि इनको ये तो उसमें दिक्कत आएगी प्रकाश चंद्र शर्मा, जो ये महापंचायतों का, रैलियों का जिक्र हो रहा है, वो झुंझुनू हो, वो नागौर हो, वो रुद्रपुर हो, मुजफ्फरनगर, सोरमा, बहुत सारी हुई हैं, और आपके विधायकों और सांसदों, और मेरी बात होती रहती है, मेरे कार्यक्रम में भी आते हैं, उनको गांव देहात में घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये एक परेशानी का सबब है क्या आपके लिए, बीजेपी के लिए? संदीप जी, परसेप्शन है, बहुत छोटा हिस्सा है जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो आप नहीं बता पा रहे हैं, वहां मतलब बेजोर समर्थन है। अभी हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल में बैठक की है, और पूरे बंगाल से लोग आए हैं, और बड़ा जन आधार है वहां पे, लोग किसान से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, और समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वो बिल्कुल तैयार है। तो राजनीति धुरी बनेगी, कृषि क्षेत्र, ये कृषि कानून देश के बदलाव के लिए मील के पत्थर साबित होंगे, और न सिर्फ ये बीजेपी को मजबूत करेंगे बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सहायक होंगे। अब ये बीजेपी के लिए मील का पत्थर होते हैं, ये विपक्ष के लिए होते हैं, ये आपकी राजनीति तो चलती रहेगी। छोटा सा कमेंट, अलका लांबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? संदीप जी, बस इनसे ये सवाल करिए, ये बार बार आरोप लगाते हैं जो कृषि कानूनों के समर्थन में, उन्हें आप नहीं दिखाते। हम इनसे पूछना चाहते हैं, भाजपा के मुख्यालय से घोषणा हुई कि भाजपा के सांसद देश भर में जाकर कृषि कानूनों के समर्थन में रैलियां करेंगे, पंचायतें करेंगे, 7,000 करेंगे, वो क्यों नहीं कर पा रहे? इन्हें कौन रोक रहा है? इवन इन्हें पता है कि ये जो पंचायतें कर रहे हैं, लोग इन्हें गांव में घुसने ही नहीं दे रहे, इनका विरोध इतना है। इनके सबसे बड़े नेताओं में से, किसान नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, मैंने संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री हैं, और मैं बहुत रोडवेज बसेस में चला हूं, और संजीव भी चले हैं। मैंने उनसे यही पूछा था, जो रोडवेज बस में अंदर लिखा होता है ना, सवारी अपने सामान और जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है,
तो वो बीजेपी सांसदों विधायकों, मैं हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों सांसदों की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर मेरा आखिरी सवाल, योगेंद्र यादव, राजनीति होती रहेगी, बीजेपी के लिए मील का पत्थर होगा, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए होगा, ये अपने आप तय करते रहेंगे, लेकिन दरअसल 70 साल में क्या किसानी और किसान के मुद्दे वो ऐसे सेंटर स्टेज पर आ रहे हैं, ये मील का पत्थर साबित हो रहा है क्या? और ये आने वाला अभी बहुत वक्त है, अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब, अभी बहुत सारे चुनाव होने। आपका ऑडियो म्यूट हो गया है योगेंद्र, ऑडियो म्यूट हो गया है। जी माफ कीजिए, मैं कह रहा था कि ये आपने सबसे बड़ी बात कही है। महत्वपूर्ण एक जीत दूसरी हार नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या किसान इस देश में चुनाव का मुद्दा बन रहा है। अगर वो बनता है, जो मर्जी जीते, उसके बाद बीजेपी जीत जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसान इस देश के चुनावी राजनीति का मुद्दा बने, किसान के सवाल पे जीत हार हो, उस पे जा रहे हैं। और जाते जाते बंगाल के लिए मैं एक चुनौती दे देना चाहता हूं अपने बीजेपी के साथी को। आप बंगाल का इलेक्शन मुख्यतः इन 3 किसान कानूनों पे लड़के दिखाइए, उसके बाद आप जीत जाइए। मैं सलाम करूंगा और कहूंगा देखिए बंगाल के किसान इनके साथ हैं, साबित हो गया। ये नहीं कि चुनाव लड़ेंगे। पर इन सब में देखिए, जब राजनीतिक बातें होने लगती हैं तो मुख्य मुद्दा क्या है? 3 कानून निरस्त हों या उनमें संशोधन किए जाएं, बदलाव हों, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। स्पेन से खबरें आ रही हैं, इस पर भी आने वाले दिनों में मैं एक बड़ा कार्यक्रम करूंगा। वहां पर किसान की जितनी लागत लगती है उससे नीचे उसे बेचने को कोई मजबूर नहीं कर सकता। 1 लाख यूरोज यानी कि 90 लाख तक के भी जुर्माने देने पड़ेंगे। वहां कानून बन गया है, फ्रांस जर्मनी में बात चल रही है। तो यहां किसानों को प्रोटेक्शन मिलेगी या अब एक राजनीतिक मोहरा भी बन जाएगा किसान? आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। साफी नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। LIC हर पल आपके साथ। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। एशियन पेंट्स, अल्टीमा प्रोटेक्ट लेमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है।